नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग जैव विकास चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने लुसेंट बुक के अंतर्गत बायोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू किया था और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसका परिचय के साथ फर्स्ट चैप्टर क्लियर किया था, जीवधारियों का वर्गीकरण। उसके बाद हम लोगों ने कोशिका के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे जैव विकास के बारे में। अगर आपने पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैव विकास कहने का मतलब क्या होता है, यानी जीव का विकास। आज हम लोग जिस रूप में अभी जिस फॉर्मेट में मानव है, उस फॉर्मेट में आने के लिए, उस रूप में आने के लिए लाखों करोड़ वर्ष लग गए। यानी जीवों का क्रमिक परिवर्तन होते रहा, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहा। उसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को क्या कहते हैं, जैव विकास कहते हैं, और इसे इंग्लिश में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, चाहे सुना है क्या, कि पहले मानव बंदर था, बंदर से पहले और कोई जानवर होगा, और सबसे पहले मानव की उत्पत्ति या कोई भी जीवधारी का उत्पत्ति हुआ है जलीय जीव से। तो बताइए, जलीय जीव से फिर सरीसृप बना, सरीसृप से फिर अलग अलग जीव बने, उसके बाद बंदर का रूप आया, बंदर से फिर मानव का रूप आया। तो यानी कि एक छोटे से जीव से इस जटिल जीव में कन्वर्ट होने में लाखों करोड़ वर्ष लग गया, और यही जैव विकास कहलाता है। और इसी के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। जीव जंतुओं की रचना, कार्यिकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। और ये सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक कौन कौन हैं? तो ये सिद्ध करने वाले वैज्ञानिक है लेमार्क, डार्विन, वैलेस, डी व्रीज आदि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध करके बताया है कि जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए गए हैं, जो इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, वर्णीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशोषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भ्रौणिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिकी से प्रमाण, आनुवंशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। तो ये सारे प्रमाण जैव विकास के संबंध में दिए गए हैं। उसके बाद है कि समजात अंग यानी होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा अंग जिसका मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन एक जैसा होता है, लेकिन अलग अलग काम करते हैं। जैसे कि सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की मौलिक संरचना एक जैसी होती है। मौलिक संरचना कहने का मतलब इसमें जो हड्डी है सबका एक जैसा संरचना होता है। यहाँ पर आप हड्डियों के नाम देख सकते हैं, ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, ये हाथ के हड्डी होते हैं, आदि अस्थिया, ये सभी में एक जैसे ही हैं, यानी एक जैसे देखे जाते हैं इस सारे अंगों में, और इन अंगों का काम अलग अलग है। जैसे इनका भ्रूणीय विकास भी एक जैसा ही होता है, परंतु सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर जो है इसका उपयोग तैरने के लिए होता है, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए प्रयोग में आते हैं, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए, और मनुष्य का हाथ वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं। यानी कि बनावट, उसका जो मूल संरचना है एक जैसा है, लेकिन अलग अलग कार्यों में उसका यूज है, उसका प्रयोग होता है। वैसे अंग को क्या कहते हैं? वैसे अंग को समजात अंग कहते हैं, यानी होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। उसके बाद है समरूप अंग, एनालोगस ऑर्गन। तो ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। देखने में तो एक समान लगते हैं, लेकिन उसका मूल संरचना, उसका भ्रूणीय जो परिवर्धन या बनावट है, अंदर से उसका संरचना है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, भले कार्य एक जैसा कर रहे हैं लेकिन बनावट एक जैसा नहीं है, वैसे अंग को समरूप अंग कहते हैं।
जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं। तो तितली के पंख, पक्षियों के पंख और चमगादड़ के पंख देखने में तो एक समान लगते हैं, उड़ने का काम करते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। ठीक है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भीति के भंज द्वारा होती है। पक्षियों के पंख की रचना इनके अग्रपादों पर परों द्वारा होती है। चमगादड़ के पंख की रचना हाथ के 4 लंबी अंगुलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बनावट अलग अलग है। ठीक है, लेकिन काम देखने में एक जैसा दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समरूप अंग कहते हैं। समरूप यानी देखने में एक जैसा लेकिन काम अलग अलग। ठीक है, देखने में एक जैसा लेकिन अंदर से बनावट, उसका विकास अलग अलग तरीके से होता है। उसी प्रकार से अवशेषी अंग हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। मतलब ऐसे अंग जो जीवधारियों के जो पूर्वज थे उसमें तो विकसित थे, लेकिन और विकसित इसलिए थे क्योंकि उस समय उसका उपयोग ज़्यादा होता था। ठीक है, लेकिन समय बीतते गया, वातावरण में बदलाव हुआ, परिस्थितियों में बदलाव हुआ, उसके बाद उसका धीरे धीरे महत्व कम होने लगा, उसका उपयोग कम होने लगा। इस प्रकार से अवशेष के रूप में रह गए, इसलिए उसे अवशेषी अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए कर्णपल्लव में पिन्ना, त्वचा के बाल, बर्मी फॉर्म, अपेंडिक्स आदि। आज भी मानव में अपेंडिक्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, इसका कोई काम नहीं है शरीर में, इसको ऑपरेशन के द्वारा हटवा दिया जाता है। ठीक है, नाखून का कोई काम है, बाल का कोई काम नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। कौन बैक्टीरिया थे? तो साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, सरीसृप का मतलब जो रेंगने वाले जीव होते हैं, और रेंगने वाले जीव से उड़ने वाले जीव का विकास हुआ है, यानी लाखों करोड़ों वर्ष लग गया होगा पक्षियों का विकास होने में। जल स्थलचर जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है, यानी जल में या स्थल पर जितने भी जीव है सब किसके वर्ग से हुआ है? मत्स्य वर्ग से हुआ है। स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृपों से ही हुआ है। उसके बाद है जीवाश्म। अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे। एक समय में बहुत सारे जीव जंतुओं का, पादपों का अवशेष हमारे धरती पर विद्यमान था, परंतु कुछ ऐसा घटना घटा जिसके कारण उसका वे विलुप्त हो गए और भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, यानी मिलते हैं, अंदर ही अंदर जमा है, तो उन्हें अवशेष कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, और इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है। और जैव विकास से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, जैसे जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। लैमार्कवाद, लैमार्क के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है लैमार्कवाद है। लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको माइंड में रखना है। कौन सा पुस्तक है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक, और इसी में लैमार्क ने अपना सिद्धांत दिया। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इसका कहना है कि जीवों में और उसके अंगों में लगातार बड़े होते रहने की एक नेचुरल प्रवृत्ति होती है, अपने आप बड़े होते रहते हैं। ठीक है, इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। वातावरण में जो भी बदलाव होता है जीवों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और उसी के अनुसार जीव बदलते हैं। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ते रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इनका कहना है कि वातावरण में बदलाव होता है, जिसके कारण कि विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है, और जिस अंग का विकास अधिक होता है इसका मतलब उसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, और जिसका विकास कम हो रहा है इसका मतलब उसका उपयोग कम हो रहा है। ठीक है, इस अंगों के कम या अधिक उपयोग का सिद्धांत भी कहते हैं, और इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियाँ बन जाती है। उदाहरण के साथ देखें तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना। इसका मानना है कि जिराफ अपने गर्दन का यूज ज़्यादा करता था, इसीलिए इसका गर्दन लंबा हो गया, और इसका जो अगला पैर है वो भी लंबा होता है। इसका मतलब अगला पैर का यूज ज़्यादा हुआ, इसके कारण उसका लंबाई बढ़ गया।
तो इस सिद्धांत के अनुसार यह है कि जिस अंग का प्रयोग ज़्यादा होगा उसका विकास ज़्यादा होगा, और जिस अंग का विकास कम होगा इसका मतलब उसका यूज यानी प्रयोग कम हो रहा है। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सिद्धांत है डार्विनवाद, यह सबसे फेमस सिद्धांत है। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत है, और डार्विन को पूरा अवशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है, यानी पूरा अवशेष का ही इसको महानतम खोजकर्ता कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन का जीवन काल 1809 से 1882 ईस्वी के बीच रहा, और इन्होंने 1831 ईस्वी में बीगल नामक एक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था। तो किस जहाज पर? बीगल नामक जहाज पर। और डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतान उत्पत्ति की क्षमता होती है, यानी जितने भी जीव हैं धरती पे सब में ज़्यादा से ज़्यादा संतान उत्पत्ति करने की क्षमता होती है। अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। अब सभी जीव जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जीव अपना संतान उत्पत्ति करेंगे तो सबको संघर्ष करना पड़ेगा एक दूसरे से, क्योंकि भोजन के लिए, ठीक है। क्यों संघर्ष करना पड़ेगा? तो भोजन के लिए एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ेगा, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये संघर्ष 3 स्तर पर होते हैं: सजातीय, अंतर्जातीय और पर्यावरणीय। सजातीय कहने का मतलब समान जीवों के जो जाति हैं, 2 सजातीय जीव आपस में मिलकर समान नहीं होते, ठीक है। ये विभिन्नताएं इनके अनेक इनके जनकों से वंशाक्रम में मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होते हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती है। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल हो जाते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है, और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। उसके बाद है नव डार्विनवाद। इसमें मेन नव डार्विनवाद में जीन को लेकर किया गया है कि जीन के द्वारा जो आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसमें आनुवंशिक लक्षण में जीन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। उसके बारे में इसमें बताया गया है कि डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में डाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। और इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है। जैसे इस जाति में से नई जाति बन जाती है, जैसे विविधता का प्रभाव पड़ता है, उत्परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकृति वर्ण का प्रभाव पड़ता है, जनन का प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियाँ बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएँ बढ़ जाती हैं। उसके बाद एक परिवर्तन है उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी व्रीज नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था, और इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, यानी अचानक बदल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है, और यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, और ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों पर उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और उपयुक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो सकते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो कि उन्हें एक नई जाति माना जा सके। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।